फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं एक और शानदार क्लास में। गुड मॉर्निंग साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, वालेकुम अस्सलाम बच्चों, क्या हाल चाल है। नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, क्या हाल चाल है बच्चों के। सब बढ़िया हो, मस्त हो, मजे में हो, पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे भाई। तो भैया पहले मैं आपको, सारे बच्चे आ जाइए तो कुछ बातें बता दूं, निश्चित पूर्व संरचना रिकैप। बेटा देखो सुनो, आज डाउट सेशन लगा था लेकिन आपसे बात करने वाला सिस्टम जो है वो इस पे काम नहीं कर पाया था टेक्निकल इशू की वजह से। इसलिए डाउट सेशन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, टॉपर से बात करना चाहता हूँ, समस्या सुनना चाहता हूँ और आपके डाउट भी सॉल्व करना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने इंग्लिश की क्लास में देखा है, जैसे आपने फिजिक्स की क्लास में देखा है, वैसे ही। तो वो आज पॉसिबल नहीं हो पाया बेटा, इसलिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको मंडे यानी कल होंगे, ठीक है। तो कोई भड़कना मत, ये मंडे को होगा यानी कल होगा बेटा, ठीक है। तो ये मंडे को होगा यानी 10 को होगा। तो भाई अभी से दिमाग में बैठा लो कि मंडे को होगा। आज बेटा हमको पढ़ना है, ठीक है, क्लियर, ओके, चलो गुड, ताकि मैं आपसे बात भी कर पाऊँ, वरना मजा ना आता। रीकैप कर लेते हैं बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था। कल मैंने आपको बताया था बीजांड क्या होता है, बीजांड के बारे में हमने बात की थी। बीजांड या गुरु बीजाणुधानी क्या होती है, इसको हमने देख लिया था। आप जानते हैं एक पुष्प के अंदर एक फ्लावर है, एक पुष्प है, उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनते हैं। तो भैया जो मादा युग्मक बनने वाला स्थान होता है वो क्या होता है, बीजांड। तो इसमें क्या बनता है, बीजांड बनता है। तो हमने बीजांड की संरचना देख ली थी, किसकी संरचना कैसी होती है, किस प्रकार से बना होता है, और बीजांड के प्रकार देखे थे, ठीक है। मैं दो तीन चीज से बहुत असमंजस में हूं, दो तीन चीज को लेकर बड़े असमंजस में बेटा, आज मैं उसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। क्योंकि मैं क्या बताऊं, आप लोग ही ऐसा चीज़ कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं। ठीक, बाकी असेसमेंट में बेटा आपके लिए है, प्लीज़ इसको अगर आपने नहीं अब तक किया है तो वो करिए, ठीक है। बेटा मैं दो तीन चीज़ों को लेकर असमंजस में आ गया बेटा, बहुत परेशान हो गया, समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या बेटा। वो चीज़ क्या है, पहली चीज़, मैं कुछ दिन तक आपको पीडीएफ से पढ़ाया कि सर पीडीएफ से पढ़ाते हैं। जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़ते वो जानते हैं कि मैं जब तक लिखता नहीं हूँ तब तक काम नहीं चलता है। मैं अपनी भाषा में लिखने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं सोचता हूँ कि चीज़ें जितनी सरल हो सके उसलिए मैं आपको दूँ। तो बेटा इसलिए मैं सरल करके खुद से लिखता हूँ आपके सामने। इसका एक फ़ायदा होता है, सरल हो जाता है, और जो बच्चे मेरे साथ नोट्स बनाते हैं उनका नोट्स बनाने का टाइम बच जाता है। ये दोनों चीज़ें हो जाती है बच्चा, ठीक है। तो मैं ये सोच में रहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ हो जाए। तो मेरे ख्याल से नोट से लिखना आसान है, लेकिन वहीं बेटा एक दो बच्चे ऐसे हो जाएंगे जो कहेंगे सर पीडीएफ लेकर आइए। तो बेटा मैं थोड़ा कंफ्यूज जाता हूँ, चाहते क्या है, ठीक, क्या चीज़ चाहिए। तो एक काम करते बेटा, दोनों चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं, पीडीएफ भी रहने देते हैं और लिखा है वो भी, जिसका जिससे मन होगा लिख लेगा, ठीक है। बस ये मत कहना अगर मैं दोनों छोड़ दूंगा, पीडीएफ भी रख दूंगा, लिखा हुआ प्रिंटेड भी, और लिख कर भी लाऊंगा, तो आप कहोगे सर कौन सा लिखें, कंफ्यूज ना हो इसलिए हटा देता हूँ, ठीक है। लिखिए सर, लिखिए लिखिए लिखिए, ठीक है। चलो लिख के पढ़ाइए, नो पीडीएफ, ठीक, चलो। अच्छा दूसरी बात यार, मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत धीरे पढ़ रहे हैं। मतलब धीरे इन द सेंस, जितना हमें आराम से, जब तक आपके, मैं धीमे तेज नहीं पढ़ाता बेटा, मैं धीमे या तेज पढ़ाने की स्ट्रेटजी पे काम नहीं करता हूँ। मैं काम करता हूँ कि आपको जब तक समझ में आ गया तभी आगे बढ़ता हूँ, मैं इस पे काम करता हूँ। अगर बीजांड कल आपको नहीं समझ में आया होता तो मैं आज भी बीजांड ही पढ़ाता, लेकिन अगर आपने कहा बीजांड समझ में आ गया, 92% लोगों ने पोल कराया, तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सर तेज पढ़ाइए, सर धीमे पढ़ाइए, मैं इसको लेकर के नहीं चल पाऊंगा बेटा। जब तक बच्चों को समझ नहीं आएगा तब तक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। मुझे लगेगा अंदर से, मैं कमेंट देखूंगा, नहीं समझ में आया, मैं कह रहा हूँ समझ में आया, आधे लोगों ने कहा नहीं समझा, दोबारा पढ़ाऊंगा। मैं कोई एस्टिमेट लेकर नहीं आता हूँ कि आज इतना पढ़ा के जाऊंगा। मैं एस्टिमेट बना के जाता हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा, जब तक बच्चों को समझ नहीं आएगा तब तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भूल जाओ, सर तेज पढ़ाइए या सर धीमे पढ़ा रहे हैं, सर ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए बेटा, मैं वो हर वो पॉसिबल चीज़ सोच कर आता हूँ जो आपके लिए सबसे उपयुक्त है बेटा। तो एक काम होता है ना, सौंप दिया है, बस सौंप दो कि ये व्यक्ति जो भी करा रहा है बायोलॉजी में अच्छा करा रहा है, ये व्यक्ति जैसा ही पढ़ा रहा है अच्छा पढ़ा रहा है, ये व्यक्ति जो है नवंबर तक मेरा कोर्स कंप्लीट कर देगा, इतना मान के चलो बस, ठीक है, ठीक है। जो सबसे बेस्ट पॉसिबल आपके लिए अच्छी चीज़ है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक। तो बेटा बीजांड पढ़ लिया था आपने, बीजांड पढ़ लिया था बेटा, बीजांड आपने देख लिया था। और अगर एक बार मैं दोबारा उस बीजांड को बनाऊं, इसको बनाना नहीं बेटा, डायग्राम आपने कल बना लिया था, डायग्राम सब के सब बच्चों ने कल बना लिया था। तो बस मैं आज आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक बीजांड में हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था। तो अगर एक बीजांड की संरचना हम देखें बच्चों, तो एक बीजांड में हमने कल बहुत सी चीज़ें पढ़ ली थी। तो मान लेते हैं बेटा एक बीजांड है, ये एक बीजांड है। अब इस बीजांड में आपने देखा था दोहरा आवरण पाया जाता है, ऐसे दोहरा आवरण पाया जाता है, ठीक है।
और यहाँ पे विशेष कोशिकाएं होती हैं। डायग्राम नहीं बना बेटा, क्योंकि आप इसको बना चुके हैं, इसे समझने के लिए है। कौन से पार्ट को क्या कहते बताया था, जहां जुड़ा होता है उसको हम अपरा कहते हैं, इसको बीजांड वृंत कहते हैं, डंडी को बीजांड वृंत कहते हैं, इसको अपरा कहते हैं। यहाँ पे नाभिका होती है, याद आया बच्चों, इसको नाभिका कहते हैं। डबल आवरण पाया जाता है, इसको हम अध्यावरण कहते हैं, है ना बच्चों। प्रैक्टिस करिएगा, डायग्राम आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। ये है बीजांड काय, जो इसकी कोशिकाएं होती है उसको हम बीजांड काय कहते हैं। कमेंट में आप बताइए इसको क्या कहते हैं, जहां पे अध्यावरण नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, जिस भाग में अध्यावरण नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, जिस भाग में अध्यावरण नहीं पाया जाता उसको हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बीजांड द्वार कहते हैं। और बीजांड द्वार का विपरीत भाग, मतलब ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, बीजांड द्वार का विपरीत भाग क्या कहलाता है, वह उस तरफ जो है विपरीत तरफ क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है, चलाजा। तो ये है चलाजा यानी निभाग, है ना बच्चों, सबको याद आ गया। अब जरा कमेंट में ये भी बता दो ये किस प्रकार का बीजांड है, ये किस तरह का बीजांड है, एट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस या एम्फीट्रोपस, क्या है बच्चों, ये किस प्रकार का है, ये है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस एनाट्रोपस 82% पौधों में यही एनाट्रोपस पाया जाता है, यानी उल्टा बीजांड। ठीक है, चलो डन। अब देखना बच्चों, इस बीजांड के अंदर क्या बनता है, इस बीजांड के अंदर क्या होता है, इस बीजांड के अंदर बनेगा, इसी बीजांड के अंदर क्या बनेगा, इस बीजांड के अंदर क्या होगा, युग्मक जनन, यानी कि मादा युग्मक का निर्माण। इसी के अंदर क्या होगा, मादा युग्मक का निर्माण होगा, है ना बच्चों, सबको क्लियर है। तो मादा युग्मक का निर्माण कहां पे होगा, इसी बीजांड के अंदर। मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होगा, इसी बीजांड के अंदर। मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन, है ना। ये सारी बातें तो आपको पता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया यानी मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ पे होगी, इसी बीजांड के अंदर होगी, इसी बीजांड के अंदर होगी, है ना, इसी बीजांड के अंदर होने वाली है। ठीक है, ये सब बच्चों क्लियर है। अब एक चीज बताओ, पराग कोष याद है, पराग कोष के अंदर क्या था, लघु बीजाणुधानी, वैसे अंडाशय के अंदर क्या है, गुरु बीजाणुधानी। ये बीजांड या गुरु बीजाणुधानी एक ही चीज है, चाहे इसको बीजांड बोलो चाहे गुरु बीजाणुधानी। अब एक चीज बताओ, क्या पराग कोष क्या लघु बीजाणुधानी के अंदर कुछ विशेष कोशिकाएं थी जो पराग का निर्माण करती थी, क्या लघु बीजाणुधानी के अंदर कुछ विशेष कोशिकाएं थी, क्या कहते थे उसको, नाम क्या था बेटा, उनका नाम क्या था, पीएमसी। क्या नाम था बेटा, पीएमसी, पॉलन मदर सेल। क्या नाम था बेटा, पराग मातृ कोशिका। क्या उसी प्रकार की कोशिका इसमें पाई जाती है, जी हाँ बच्चों। इस बीजांड के अंदर क्या होता है, बीजांड के अंदर क्या है, ओह सॉरी 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 सॉरी, इस बीजांड के अंदर क्या है, बीजांड में कोशिकाओं का समूह होता है, यानी उत्तक कोशिका का समूह होता है, बीजांड काय कहलाता है, बीजांड काय कहलाता है, बीजांड काय कहलाता है, बीजांड काय कहलाता है। बच्चों अपनी नोट्स बनाते समय आपके दिमाग में आता होगा सर इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है ना, आपके दिमाग में आता होगा सर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करें, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ध्यान देना, जब मैं कलर बदलता हूं किसी चीज का तो ऐसे शौकिया नहीं बदलता, मुझे अच्छा लगता है। जिस चीज का कलर आपको परिवर्तित दिखे इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप भी ये काम किया करिए, नीली पेन से लिख रहे हैं तो काली पेन से लिख लिया करिए उसको, काली पेन से लिख रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है नीली से कर लीजिए, या आपके पास हाईलाइटर है तो हाईलाइट कर लीजिए, या कुछ नहीं बेटा नीचे लाइन खींच दीजिए, समझे, क्लियर। तो बेटा यहां पर क्या है, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है बेटा, बीजांड का है, ये कोशिकाओं का समूह है। इसकी एक कोशिका को, इसकी एक कोशिका को हम क्या कहते हैं, इसकी एक कोशिका को गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या कहेंगे बेटा, जैसे उसका नाम था लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसका नाम है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इंग्लिश में कहेंगे बेटा मेगा स्पोर मदर सेल, क्या कहेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। इसको भी एमएमसी ही कहते हैं शॉर्ट में,
बस वहां पे एमएमसी था, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहां एमएमसी है बेटा, मेगा स्पोर मदर सेल। कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? तो इस पूरे बीजांड के अंदर कुछ विशेष कोशिकाएं हैं जो क्या करेंगे, विशेष कोशिका पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं, कोशिकाओं का समूह। और इसकी एक कोशिका को हम क्या कहते हैं, इसकी एक कोशिका को हम कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। जैसे वहां पे लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या थी, पराग मात्र कोशिका थी, वैसे गुरु बीजाणुधानी के अंदर बीजांड काय है, और उसके अंदर क्या है बच्चों, एक विशेष कोशिका पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। बोलो हाँ या ना समझ में आया कि एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल क्लियर है? इतना समझ में आया कि बीजांड के अंदर कोशिकाओं का समूह है, समूह को हम कहते हैं बीजांड काय, और समूह की एक कोशिका को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इतनी बातें सबको क्लियर है बच्चा? ये बातें क्लियर है? ये बातें क्लियर है कि गुरु बीजाणुधानी के अंदर विशेष कोशिकाओं का समूह है जिसको हम बीजांड काय कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं बेटा, कल इसके बारे में लिखवाया था। और इसकी एक कोशिका को, सारी कोशिका को बेटा एक एक करके अलग कर देंगे तो क्या कहेंगे, इसकी एक एक कोशिका को हम क्या कहेंगे, इसको हम नाम देंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। जैसे मोतियों की माला है, तो जब एक साथ है तो मोती की माला कहोगे, और एक को कहोगे मोती, माला नहीं कहोगे, एक को कहोगे मोती। वैसे ही बच्चों जब साथ में है सारी कोशिकाएं तो बीजांड काय, एक कोशिका को बाहर कर दिया तो क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, चलो समझ में आया? आओ आगे देखें। अगर समझ में बेटा तो हाँ नहीं बताना। अब सुनना, एक चीज बताओ, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होगी, द्विगुणित की अगुणित, 2n की n, बताओ गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होगी, दिमाग लगाओ। कोशिका कैसी होती है बेटा, अगुणित की द्विगुणित, दिमाग लगाओ। वेरी गुड बेटा, द्विगुणित, द्विगुणित यानी 2n होती है, द्विगुणित होती है बेटा। आप कहोगे सर ये कैसे डिसाइड होता है? मेरे बच्चों मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, अपने दिमाग में इसको बैठा लो, अपने दिमाग में इसको बैठा लो। क्या बैठाओगे कि यदि, ध्यान सुनना, यदि कोई कोशिका शरीर का निर्माण कर रही है, आखिर ये बीजांड पौधे के शरीर का भाग है ना, तो शरीर का निर्माण करने वाली हर कोशिका 2n होती है, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो कोशिका बनेगी वो अगुणित होगी। तो अभी तक मैंने कहीं अर्धसूत्री विभाजन का नाम लिया नहीं, लिया ना? तो जब तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तब तक किसी प्रकार का कोई अगुणित कोशिका नहीं, और जब तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं बेटा सब द्विगुणित है। तो बेटा यहां देखो, आप देखो बेटा, डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम मत बना, समझो। एक बीजांड है, पहले समझ लो फिर लिखेंगे। एक है बीजांड, और ये इसके अंदर क्या है बच्चों, ये है उसकी कोशिकाएं, ये बीजांड द्वार है ना, ठीक है। ये क्या है बच्चों, बीजांड काय, बताया था अभी आपको, कोशिकाओं का समूह बीजांड काय कहलाता है, न्यूसेलस बीजांड काय कहलाता है। पक्का ये समझ गए? और बीजांड काय की एक कोशिका जो होती है, एक सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं, एमएमसी कोशिका को हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी कहते हैं, है ना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। समझ गए? इतना समझ गए? इसकी एक कोशिका को बाहर बनाते हैं। एमएमसी कैसी होती है, 2n होती है, द्विगुणित होती है, सब बच्चे जानते हैं द्विगुणित होती है, अभी यहां लिखा हुआ है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, यह है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन। इसके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। बताओ कितनी कोशिका बनेगी, अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो कितनी कोशिका बनेगी, मियोसिस हुआ तो कितनी बनेगी, अर्धसूत्री विभाजन के बाद अंतिम में कितनी कोशिकाएं बनती हैं, बोलो हाँ या ना, कितने, 2 3 4 5 6 7 10 4, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बनी बेटा, 4 कोशिका, बहुत अच्छा, 4 कोशिका बनी।
अब बताओ, ये जो 4 कोशिका बनी, ये द्विगुणित है कि अगुणित? आई होप कि आप कुछ कुछ समझ रहे होंगे। द्विगुणित है कि अगुणित? बेटा अगुणित है, बेटा अगुणित। मैंने क्या बोला, अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो भी कोशिका बने एक्स वाई जेड सब क्या होंगे, अगुणित। ये क्या हो गया बेटा, अगुणित, 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 अगुणित। इनका नाम क्या है बेटा, याद करो, याद करो। जब हमने परागकण पढ़ा था तो उसमें बताया था ना कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद, पराग मात्र कोशिका के बाद, अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 कोशिकाएं बनती हैं, लघु बीजाणु कहलाती हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे बेटा, दिमाग लगाओ। अगर उनको लघु बीजाणु कहा क्योंकि छोटे थे, तो इन्हें क्या कहेंगे, कि ये बड़े हैं, इन्हें क्या कहेंगे, ये बड़े को क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु। बेटा गुरु बीजाणु। तुम अपना दिमाग लगाओ, मैं आपको रटवाने नहीं आया बेटा, मैं आपके अंदर वो सोच पैदा करने आया हूं, तुम खुद से समझ जाओ। समझ गए बेटा तो पूरा जग जीतोगे। गुरु बीजाणु क्या बन गया बेटा, गुरु बीजाणु। इंग्लिश में कहते हैं बेटा मेगा स्पोर, इंग्लिश में कहेंगे बेटा मेगा स्पोर। बोलो, इतनी बातें आपको समझ में आ गई? अच्छा, एक बात तो समझ रहे हो ना, ये प्रक्रिया बीजांड के बाहर नहीं हो रही है, मैं दिखा भले रहा हूं, ये प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है, इसी के अंदर हो रही है ना। इतनी बात तो समझ रहे हो ना, ये प्रक्रिया मैं दिखाने के लिए बाहर कर रहा हूं, पर ये कहाँ हो रहा है, बीजांड काय के अंदर ही हो रहा है, मतलब बीजांड के अंदर ही हो रहा है। बोलो, ये समझ गए? क्या समझे, क्या समझे बेटा? करिए, एक बार रिपीट करूं, एक बार रिपीट करूं, शुरुआत से रिपीट करूं। एक पुष्प में मादा भाग क्या होता है, स्त्री केसर होता है, सबको क्लियर है? एक पुष्प में मादा भाग क्या होता है, स्त्री केसर होता है, सब जानते हैं। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, सबसे नीचे अंडाशय। अंडाशय के अंदर एक संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बीजांड। ठीक, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। ये वही बीजांड है जिसमें क्या बनेगा, जिसमें बनेगा मादा युग्मक। अब ये जो बीजांड है, इसके बीच में विशेष कोशिकाओं का समूह है, इसे हम क्या कहते हैं, बीजांड का है। इन कोशिकाओं के समूह की एक कोशिका को हम क्या कहते हैं, इसे हम नाम देते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। यही जो एक कोशिका है, ये करेगी अर्धसूत्री विभाजन, जिससे बनेंगे 4 कोशिकाएं, चारों अगुणित होंगी, जिन्हें हम क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु कहेंगे। बोलो, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? हम मादा युग्मक का निर्माण करवा रहे हैं। ठीक, तो इसको लिख दूं, इस बात को लिख दूं, समझ गए हो? पहले बेटा समझेंगे तभी लिखेंगे, कभी कभी मैं गलती से पहले लिख देता हूं, पर वो गलत रहता है। ठीक है, मैं मानता हूं। यहां लिख दूं, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा द्वारा 4 अगुणित, अगुणित यानी कि n, अगुणित यानी कि n गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ये भी बेटा चतुष्क के फॉर्म में रहते हैं, जुड़े ही रहते हैं, लेकिन उसको लिखते नहीं है। ये भी चतुष्क के फॉर्म में ही होते हैं, पर उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा अलग बनेगा। बोलो मेरे भाई, सारे बच्चों को ये क्लियर है? सारे बच्चों को ये क्लियर है? एकदम क्लियर है? ये बात एकदम क्लियर है? डायग्राम नहीं बनाना, या सुनो, अगर आप अपने समझ के लिए बनाना चाहते हो बना लो। ये डायग्राम बेटा आपकी समझ के लिए, एग्जाम में नहीं बनाना है। मैं आपको कहूंगा जहां आपने ये लिखा वहीं बना लेना, ताकि आपको दिमाग में आ जाए। बच्चा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, आपके पास इतनी अच्छी समझ होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की कि अगर मैं आपको ये ना दिखाऊं जो मेरे पीछे लिखा हुआ है, आप इस डायग्राम को देख के लिख सकते हो? क्या इस डायग्राम को देख के लिख सकते हो? बेटा बहुत सिंपल है, मैं तरीका बताता हूं। ये डायग्राम दिख रहा है आपको? क्या लिखोगे, बीजांड के अंदर बीजांड काय होता है, जिसकी एक कोशिका को हम गुरु बीजाणु मात्र कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जो कि अगुणित होते हैं। बात को समझे? क्या हम डायग्राम को मदद से लिख सकते हैं? यस वी कैन। क्या हम सर एग्जाम में डायग्राम भी बना सकते हैं? यस यू कैन। जितना अच्छा डायग्राम बनाओगे बेटा,
इससे मैटर नहीं करता है कि एग्जामिनर पूछ रहा है कि नहीं। अगर आप डायग्राम को समझते हो, डायग्राम बनाते हो, तो भैया एग्जामिनर आपको बेहतरीन अंक देगा, सबसे अच्छे अंक देगा भैया। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने एग्जामिनर को पहली ही नजर में अपना दीवाना बना दिया कि अरे क्या बात है, बच्चा क्या चीज देखता है, मतलब ये नहीं बताएगा कि आपने कितना अच्छा पढ़ा है, ये बताएगा बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है कि ऐसा डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, फिर बच्चा अपने दिमाग से बना रहा है, इसका मतलब बच्चे ने इस चीज को अच्छे से समझा है, रटा नहीं है। बात समझे? क्लियर? समझ गए? गेट इट? आगे बढ़ूं? 4 बन गए बेटा, आगे बढ़े। इतना समझ गए? समझ गए? समझ गए? आओ। हमको लगता है ना अपने बिहार में पवन सिंह और खेसारी के बाद नंबर 3 में सबसे पॉपुलर कौन है पता है? कौन है? लाइव पोल। पूरा दिन लाइव पोल, लाइव पोल, लाइव पोल, लाइव पोल। अरे भैया आएगा, कल आएगा, आएगा, आएगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ लाइव पोल। ठीक है, भूल जा भैया, कल आ जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी गारंटी है, इतने क्वेश्चन करा दूंगा। रोज 5-5 लाइव पोल होता है कि नहीं? रोज तो करवाता हूँ, रोज सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ। कोई और एक सब्जेक्ट में पा रहे हो इतना क्वेश्चन? मेरे ख्याल से जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ कोई नहीं करवा रहा होगा। पर डे तुमसे 4-5 करवा रहा हूँ, डीपीपी में अलग से दे रहा हूँ, 5 ऑब्जेक्टिव अलग ले रहे हो, तो काहे भैया इतना परेशान हो? हमारी तरफ से निश्चिंत रहो ना, करवाएंगे करवाएंगे गुरु। और कल लाइव पोल में इतना क्वेश्चन ला देंगे ना, तुम भी कहोगे क्या ले आएंगे बेटा। 8 कोर्स लेक्चर हुआ तो कम से कम 40-50 क्वेश्चन करवा लेंगे, देखते हैं कितना करते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो भैया देखते हैं निषेचन पूर्व घटना में और चीजें क्या है, मतलब इसी में आगे देखते हैं। तो 4 को बना लिए कि नहीं, ये क्लियर है? बीजांड के अंदर 4 युग्मक बन गए। अब ध्यान से देखना बेटा, पहले समझते हैं। अब यहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास बेटा क्या बन गए हैं? 4 गुरु बीजाणु। चार गुरु बीजाणु बन गए बेटा, 4 गुरु बीजाणु बन गए बेटा। ये क्या है बेटा? गुरु बीजाणु। तो हमारे पास 4 गो गुरु बीजाणु बनके तैयार है। अब जरा ये बताओ, यहां एक नई चीज दिखाएं, लघु बीजाणु याद करो। लघु बीजाणु में क्या होता था? लघु बीजाणु में यही लघु बीजाणु आगे चले क्या बनाते थे? परागकण बनाते थे। बोलो हाँ या ना, याद आया? परागकण बनाते थे। परागकण क्या था? क्या परागकण एक युग्मक था कि युग्मकोद्भिद था? याद करो, परागकण क्या था? युग्मक था कि युग्मकोद्भिद था? कितनी बार बताया बेटा? युग्मकोद्भिद था। युग्मकोद्भिद क्या होता है? युग्मकोद्भिद वह चीज होती है जिसके अंदर युग्मक होता है। सेम चीज यहां भी होने वाली है। अब ये गुरु बीजाणु आगे चल के बनाएंगे मादा युग्मकोद्भिद, उसके अंदर युग्मक बनेगा। अब इससे डायरेक्ट नहीं, पर सुनो, वहां चारों लघु बीजाणु परागकण बनाते थे, वहां चारों लघु बीजाणु परागकण बनाते थे, यहां चारों नहीं बनाएंगे बेटा। यहां पे एक दुखदाई घटना होगी, यहां पे एक दुखदाई घटना होगी बेटा। इन चारों में से 3 खत्म हो जाते हैं। जी हाँ बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से 3 की मृत्यु हो जाती है। 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो बेटा इन तीनों गुरु बीजाणु में से केवल एगो बचेगा, बाकी 3 दुनिया से चल जाएंगे। तो बेटा इनको ले जाते हैं दुनिया से। ठीक है, ठीक है, चलो। तो इनका बेटा चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कहां सा देश हो गया जहां ये चले गए। तो बेटा 4 में से 3 को क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ये मैं दिखा रहा हूं कि नष्ट हो रहा है। तो जो हमारे पास 4 गुरु बीजाणु बनता है अर्धसूत्री विभाजन के बाद, इसमें से 3 को क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। लिख दूं, 3 गुरु बीजाणु। बेटा एक शब्द बता रहा हूं, उसका मतलब समझो। अपविकसित। अपविकसित मतलब धीरे धीरे समाप्त होना, डीजनरेट। अविकसित नहीं बेटा, अपविकसित। अपविकसित मतलब धीरे धीरे नष्ट हो जाना, डीजनरेट हो जाते हैं। हो जाते हैं। बात को समझे? तो 3 में से, सॉरी 4 में से 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। 4 में से 3 क्या हो गए? नष्ट हो गए। बचा कौन? एक बच्चा बेटा, मुन्ना बड़ा प्यारा मम्मी का दुलारा। एक बच्चा बेटा, ये क्या है बेटा? ये है आपका क्रियाशील गुरु बीजाणु। कौन बच्चा बेटा? मुन्ना बड़ा प्यारा मम्मी का दुलारा, क्रियाशील गुरु बीजाणु। बाकी चले गए।
बात को समझे, बात को समझे, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। फिर से देखे बेटा, फिर से देखे, क्या एक बीजांड काय के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, अर्ध विभाजन से बेटा बने 4 गो, 4 में से बेटा 3 क्या हो गए, चले गए, नष्ट हो गए। भैया 4 में से 3 नष्ट हो गए, क्यों नष्ट हो गए सर, चारों क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बेटा हमको एक ही अंडाणु चाहिए। दूसरी बात, दूसरी बात बेटा हमको एक ही मादा युग्मक चाहिए, ज़्यादा मादा युग्मक की जरूरत नहीं बेटा, एक ही चाहिए। एक एक बीजांड में एक ही मादा युग्मक होने चाहिए, ऐसे 4 हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि इतना बीजांड के अंदर पोषक तत्व नहीं होता है। बताओ एक चीज याद करो, टेपिटम याद आया, टेपिटम का क्या काम था, टेपिटम का काम क्या था, परागकण को पोषण देना, याद है। क्या यहाँ पे टेपिटम है, नहीं ना। यहाँ खाने का कोई जुगाड़ है, नहीं ना। इतना पोषक तत्व तो है ही नहीं कि चारों विकसित हो जाए। उसके पास टेपिटम था तो वो विकसित हो जाते हैं, इनके पास टेपिटम जैसी कोई चीज नहीं है तो ये विकसित नहीं हो पाते। 4 लोग को खिलाने लायक इनके पास खाना है ये नहीं है, तो 3 खत्म हो जाते हैं, एक बचता है। तो गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता एक ही बनाते, 4 काहे बनाए, ये भी क्वेश्चन आएगा ना। गुरुजी एक ही बना लेते, 4 काहे बनाए। बेटा हम प्रकृति का नियम नहीं बदल सकते, अर्धसूत्री विभाजन से 4 ही कोशिका बनेंगी, कभी भी एक नहीं बनेगी। तो 4 बनी, 3 को नष्ट कर दिया, समझ गए। अब ये क्रियाशील गुरु बीजाणु क्या करेगा, अब ये करेगा नाटक, अब ये शुरू करेगा बेटा बनाना मादा युग्मकोद्भिद। चलो इसको पहले लिख दूं, इसको लिख दूं बेटा, ये क्लियर है, लिख दूं। यहां आपने क्या लिखा, अभी यहां पे क्या लिखा, 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। 4 में से 3, 4 में से 3 गुरु बीजाणु अपविकसित, अपविकसित होकर नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं बेटा, चले जाते हैं, दुनिया से इनका खात्मा हो जाता है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। एक सक्रिय, उसके बाद बचा हुआ एक सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, कैसे करता भी देखते हैं। वो संरचना बनाता है जिसके अंदर युग्मक बनेगा। चले बेटा, इतना समझे। 4 में से 3 गए, बचा एगो, 4 में से 3 गए, बचा एगो। बेटा आप चाहो तो बना लो, चाहो तो ना बनाओ, आपके ऊपर ऑप्शनल है। चलें 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 चलें, पक्का है सर। बेटा लिखा हुआ है, बेटा लिख लो। इतना धीरे लिखता हूँ, इतना बड़ा लिखता हूँ, बोलता रहता हूँ मेरे साथ लिख लो। तो भैया अब इतना तो थोड़ा स्पीड करनी पड़ेगी ना, हम इतने स्लो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हमें कोर्स भी तो कंप्लीट करना है, बार बार बताता हूँ, बार बार तुमको समझाना पड़ता है बेटा, तुम लोग तो बहुत समझदार हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये ना ये जो माइक होता है ना, मेरे जैसे लोग जो चश्मा पहनते हैं उनके लिए दिक्कत करता है। एक तो कान पर पहले से ही बोझ है इसका, ऊपर से माइक का बोझ आ जाता है, ऊपर से दिमाग की नसों को दबा देता है, ऊपर से तुम कमेंट में कह देते हो गुरुजी कॉल नहीं कराइएगा, तो मेरा दिमाग जो है ना और प्रेशर पड़ जाता है। ठीक है, देखो बेटा एक चीज़ तुमको बताऊँ। अच्छा एक चीज़ बताओ, सबका बचपन एक जैसा होता है कि नहीं। अमीर से अमीर लोग जो होते हैं या गरीब से गरीब लोग होते हैं बेटा, सबका बचपन एक जैसा है। मेरा बचपन और आपका बचपन एक जैसा है, हम सभी ने मिट्टी खाई होगी, हम सब गिरे होंगे, इवन बेटा हम लोगों ने अपने ही कपड़े में सुसु भी कर दिया होगा बचपन में, अभी नहीं। ठीक है, सबका सेम है, चाहे कोई कितना अमीर हो, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, सबका बचपन सेम रहता है कि नहीं, सेम रहता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया है, युवावस्था सेम नहीं रहती है। जिस अवस्था में आप आ गए हो ये सबका सेम नहीं है। किसी का बहुत अच्छा होता है, कोई आगे चल के बहुत अमीर बन जाता है, कोई आगे चल करके बहुत पढ़ा लिखा सक्सेसफुल हो जाता है, और कोई जो है वो अमीर नहीं बनता है, कोई जो है वो सक्सेसफुल नहीं बनता है। इसका रीज़न क्या है पता है, एक चीज़ फर्क डालती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो फर्क डाल रही है ना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो फर्क डाल रही है कि बचपन सबका एक जैसे है और उसके बाद युवावस्था जो है वो अलग हो जा रही है। वो कौन सी चीज़ है, वो चीज़ है बेटा, 2 चीज़ें उसमें शामिल है, कोई एक चीज़ नहीं है। एक है आप क्या पढ़ते हो, आपकी एजुकेशन, और दूसरा बेटा लर्निंग,
एजुकेशन भी सब कोई प्राप्त कर लेते हैं, पर लर्निंग यानी सीखने की क्षमता, कौन कितना चीजें सीख रहा है, कौन कैसी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। हो सकता है आपकी क्लास में एक बहुत बेहतरीन टीचर पढ़ा रहा हो, लेकिन आपकी क्लास के सारे बच्चे टॉपर नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि उनमें से कुछ ही लर्न कर रहे हैं। एजुकेशन तो अच्छी मिल रही है, लेकिन लर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटा ये एजुकेशन और लर्निंग दो चीज हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि लोगों का बचपन के बाद वो कैसे जिएंगे जीवन, इसको बदल देते हैं। तो बेटा इन दोनों पर ध्यान दो। अगर आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो पा रही है, आप भाग्यशाली हो, आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया है, आपके ऊपर पैसे खर्च किए हैं, तो दूसरा पार्ट तो आपका है ना, लर्निंग वाला, वो तो आप करोगे। अब लर्निंग कैसे है, सबका दिमाग जैसा नहीं है। कोई जल्दी समझता है, कोई देर समझता है, कोई रट के समझता है, कोई समझ के समझता है। अब सबका अलग है बेटा, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। मैं आपको साधन दे रहा हूं, कार्य आपको करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, याद रखना बेटा, एक बात बता रहा हूं, बहुत हार्ड बात है। भगवान सबको अखरोट देता है, लेकिन तोड़ कर नहीं देता है। अखरोट आपको तोड़ना पड़ता है। अखरोट देना भगवान का काम है, उसको तोड़ना आपके ऊपर है। तो बेटा आपको शिक्षा मिल रही है, अब उसको कैसे आप यूज करोगे ये आपके ऊपर है। हर चीज के लिए परेशान मत हुआ करो, सर ये कर दीजिए, सर वो कर दीजिए। समस्याएं बताओ, सॉल्व होगा, लेकिन अपने आप से पूछो, क्या मैंने इसमें डेडिकेशन दिखाया? क्या मैंने इस चीज़ को दोबारा सीखने का प्रयास किया? जैसे सर कहते सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, जब ये टाइप करते रहा करो, एक बार सोचा करो, क्या मैं इस टॉपिक को दोबारा मैंने देखा अब तक? क्या मैंने इस वीडियो को दोबारा देखा? अगर आपने 2-3 बार देखा तब भी नहीं समझा, बेटा मैं अपनी ज़िंदगी की शर्त लगा सकता हूँ, अगर अगर कोई भी लेक्चर है, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, अगर उसने समझा दिया है और अगर आपने उसको 2-3 बार देख लिया शांत मन से, एकाग्र चित्त हो करके, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको ना आए। लेकिन इन सवाल को पहले अपने से पूछो, क्या मैंने 100% दिया? जब आप 100% दे दोगे बच्चा, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करते रहो बेटा। तुम लोग जब मोटिवेशन लो हो ना, जब मोटिवेशन लो हो, तो अपने माता पिता की तरफ देखा करो कि तुम किसकी संतान हो। याद रखना, वही औरत और वही पुरुष जो आपके घर में है, आपके जिसे माता पिता कहते हैं, क्या किया है उन्होंने जीवन में। आपके माना मेरे पिताजी इतने, सब जानते हैं पिताजी बहुत कर्मठ हैं, पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, मम्मी मेरे बहुत काम करती हैं, मेरे बहुत मम्मी ये काम करती हैं, मैं तो उनकी संतान हूँ। मैं हार मानूंगा या मानूंगी? ठीक है बेटा, हर कोई को महान व्यक्ति को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। महान से महानतम 2 व्यक्ति आपके माता पिता आपके आपके सामने मौजूद हैं। ठीक है, तो बस उनको फॉलो करो और कहीं तो भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, 3 गए 1 बचा। अब जो 1 बचा है बच्चों, अच्छा एक चीज बताओ, कहाँ बचा हुआ है? बीजांड के अंदर है कि बीजांड के बाहर? ये सारी घटना बीजांड के बाहर हो रही है कि बीजांड के अंदर हो रही है? बताना जरा। अंदर हो रहा है ना भाई, कहीं बाहर हवा में नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो ये है बीजांड, मैं कह रहा हूं ये है बीजांड। अब बीजांड के अंदर बचा क्या है? बीजांड के अंदर बचा हुआ है केवल एक क्रियाशील गुरु बीजाणु, बाकी 3 क्या हो गए? चले गए। ये बेटा है, बाकी 3 खत्म हो गए। ठीक, अब इस बीजांड के अंदर क्या है? एक क्रियाशील गुरु बीजाणु है। अब देखो इसका नाटक, ध्यान से देखना। ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, अब ये क्या करेगा? अब इसका नाटक देखना बेटा, अब इसका खेल देखना बेटा। अब ये मादा एक मकोद्भिद बनाएगा। याद है बच्चों, जैसे कि लघु बीजाणु में क्या बना था बेटा? 4 लघु बीजाणु बने थे, फिर उन्होंने परागकण बनाना शुरू किया, परागकण के अंदर समसूत्री विभाजन हुआ, जिससे वो 2 बन गए थे, एक कायिक कोष का एक जनन कोष का। कुछ वैसा ये भी करेगा। देखो अब ये क्रियाशील गुरु बीजाणु है, जरा मैं इसको बाहर निकाल के दिखाता हूं। यही चीज को मैं बाहर निकाल के दिखाता हूं, मतलब मैं आपको इस डायग्राम का इतना पोर्शन दिखा रहा हूं, इतना पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या हो रहा है देखना। तो ये क्या है? गुरु बीजाणु एक कोशिका ही तो है, एक आगुणित कोशिका है। अच्छा, इसके अंदर केंद्रक है ना, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है। ये क्या है? एक गुरु बीजाणु है क्रियाशील। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, इस कोशिका में क्या होगा पता है? ये कोशिका के अंदर होगा समसूत्री विभाजन।
एक मिनट, सर ये आपने क्या कर दिया, बताता हूं मैंने क्या किया। चीज़ें थोड़ा बड़ी हैं बेटा, तो मैं इसको यहाँ बनाना चाहता हूँ ताकि इस पूरे डायग्राम इसमें आ जाए। अगर आपने बनाया आप मिटाइएगा मत, बस मैं थोड़ा जगह लेना चाहता हूँ इसलिए मैंने हटा दिया। चीज़ वही बनाऊंगा, वही चीज़ बेटा, सेम चीज़, बस मुझे थोड़ा जगह चाहिए इसलिए मैं इसको हटा दिया। ये बेटा आपका क्रियाशील गुरु बीजाणु है, एक जो बचा हुआ है। ठीक, और अगर उस क्रियाशील गुरु बीजाणु का डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ तो वो कुछ ऐसा है, ये उसका केंद्रक है। अब बेटा ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है क्या करेगा, ये करेगा समसूत्री विभाजन। ये क्या करेगा बेटा, समसूत्री विभाजन। लेकिन जरा ध्यान सुनना, कितने बच्चे कोशिका विभाजन जानते हैं? किन बच्चों ने कोशिका विभाजन पढ़ा हुआ है, हाँ या ना? समसूत्री विभाजन करेगा। मेरे बच्चों ध्यान सुनना, पढ़ा हुआ है। जब भी कोई कोशिका विभाजन करते हैं, मेरी बात सुनो, अगर नहीं पढ़ा सुनो, सबसे पहले कोशिका विभाजित नहीं होती है, सबसे पहले उसका केंद्रक बढ़ता है। पहले केंद्रक 2 होता है, फिर पूरी कोशिका 2 भाग में बढ़ जाती है। विभाजन का तरीका यही है, पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर पूरी कोशिका द्रव का विभाजन होता है। इतनी बात समझ लो कि जब भी कोई कोशिका विभाजन करेंगे, नो मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो समसूत्री विभाजन करता है कि अर्धसूत्री विभाजन, जहां कहीं भी कोशिका विभाजन होता है तो सबसे पहले कोशिका क्या करती है, सर्वप्रथम कोशिका केंद्रक विभाजित करती है, उसके बाद 2 पार्ट में, उसके बाद पूरी कोशिका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, बात समझे, समझ गए इस बात को जो मैंने बोला कि कोई भी कोशिका जब विभाजन करती है तो पहले केंद्रक बांटती है। तो ये समसूत्री विभाजन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, ये क्रियाशील गुरु बीजाणु। लेकिन इसमें केवल केंद्रक बटेगा, कोशिका नहीं, केवल बेटा एक केंद्रक को बांटेगा, ये केवल केंद्रक का विभाजन करेगा, कोशिका नहीं बांटेगा। तो एक चीज बताओ, अगर इस कोशिका में एक बार समसूत्री विभाजन हुआ तो जरा मुझे एक चीज बताना, इसके अंदर एक बार हुआ, केंद्रक 2 भाग में बट गया, तो मैं ऐसे बना लूं, तो अगर मैं ऐसे बना लूं कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया है, देखो इसमें 2 केंद्रक, बोलो समझ में आया? इसके केंद्रक 2 हो गए, क्योंकि इसने केवल केंद्रक बांटा है बेटा, इसने कोशिका नहीं बांटी। तो एक जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है उसने किया समसूत्री विभाजन और केंद्रक कितना हो गया, 2। कितना हो गया बेटा, 2। आया समझ में? कोशिका नहीं बांटा है, केवल केंद्रक बांटा है। अब इसने क्या किया, दोबारा फिर समसूत्री विभाजन किया। इसने कहा रुको फिर से करते हैं, फिर किया, इसने दोबारा समसूत्री विभाजन किया, यहां नहीं लिखता हूं, इसने दोबारा समसूत्री विभाजन किया, और इस बार भी वही चीज बेटा, केवल केंद्रक बांटा है, कोशिका नहीं, केवल केंद्रक बांटा बेटा। इसने केवल केंद्रक बांटा, कोशिका नहीं। तो बताओ टोटल कितने हो जाएंगे? हर केंद्रक अपने आप को 2 भाग बांटेगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। वेरी गुड बेटा। तो यहां समसूत्री विभाजन कब किया, पहली बार किया, और यहां समसूत्री विभाजन दूसरी बार किया, सेकंड टाइम। तो अब इसमें कुल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कितने हो गए, 4 केंद्रक, 1 2 3। ये वही गुरु बीजाणु बेटा, एक ही है, एक ही है, बार बार अपना केंद्रक बांट रहा है बेटा। इसने फिर किया समसूत्री विभाजन, देख लो बदतमीजी रुक नहीं रही है। इसने फिर किया समसूत्री विभाजन, तीसरी बार। कितनी बार बेटा, तीसरी बार, थर्ड टाइम, तीसरी बार। और वही चीज बेटा, केंद्रक बांटा, कोशिका नहीं। बताओ कितने केंद्रक हो गए, केवल केंद्रक बांटा, कितने हो गए, बोलो जी कितने हो गए, टोटल कितने हो गए,
8 हो गए। वेरी गुड बेटा, तुम तो बड़े समझदार हो। तो अब इसमें कितने बचे, यहां बना लेते हैं। बस चौथी बार नहीं करेगा, हो गया बेटा, इतना ही करेगा। छोटा बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में। अब जरा मैं इसको शब्दों में पिरो रहा हूं, शब्दों में पिरोता हूं। इसको लिखेंगे कैसे बेटा, डायग्राम बनाना है। जब भी गुरु बीजाणु जन्म पूछेगा तो आपको डायग्राम बनाना होगा। सुनो सुनो, होता क्या है, सुनो मेरी बात। शुरुआत से बताऊं, शुरुआत से बताऊं ताकि तुम लिंक किए रहो। सर्वप्रथम एक बीजांड के अंदर बीजांड काय होता है। बीजांड काय की एक कोशिका को गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। 4 में से 3 गुरु बीजाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, एक सक्रिय बचता है। तो जो सक्रिय या क्रियाशील गुरु बीजाणु है उसका केंद्रक बार बार विभाजन करता है, केंद्रक कोशिका नहीं। तो पहली बार समसूत्री विभाजन होगा केवल केंद्रक में, तो ये दो केंद्रक वाली कोशिका बन जाएगा। यही सक्रिय गुरु बीजाणु दोबारा करेगा समसूत्री विभाजन केवल केंद्रक में, तो ये 4 केंद्रक वाली कोशिका बन जाएगा। और यही जब तीसरी बार करेगा तो ये क्या बना देगा, 8 को केंद्रक वाली कोशिका बना लेगा। एक ही कोशिका है, केंद्रक बढ़ा रहा है बस, एक ही कोशिका केंद्रक बढ़ा रहा है बस। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है बच्चों को। अब आओ इसको लिखते हैं बेटा, बस बचा हुआ एक टॉपिक इस बाद खत्म हो जाएगा। क्या लिखा था बेटा हमने लास्ट टाइम, डायग्राम के लिए जगह छोड़ देना। बचा हुआ एक सक्रिय बीजाणु माता को कहलाता है, ठीक है। इसके आगे लिखोगे सक्रिय गुरु बीजाणु प्रथम समसूत्री विभाजन करके दो केंद्रक का निर्माण करता है। दो केंद्रक का निर्माण करता है, तो पहले 2 केंद्रक बनाता है, फिर क्या करेगा, अब यह द्वितीय समसूत्री विभाजन द्वारा द्वितीय समसूत्री विभाजन द्वारा 4 केंद्रक का निर्माण करता है। चार केंद्रक का निर्माण करता है। और अंत में बेटा, अंत में यह तृतीय समसूत्री विभाजन बेटा, तृतीय मतलब तीसरा, द्वारा 8 केंद्रक का निर्माण करता है। 8 केंद्रक का निर्माण करता है। आठ केंद्रक का निर्माण करता है। बोलो समझ में आया, बात समझ में बेटा, वही बात है। डायग्राम बना लेना, इसके बाद डायग्राम बना लेना, मैं नीचे कर दे रहा हूँ डायग्राम, ठीक है। तो ये बना देता है, यही डायग्राम बेटा आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। अगर आपने एनसीईआरटी लिया हुआ है तो एनसीईआरटी में डायग्राम बना बेटा, वही चीज़ देखो, सेम चीज़, सेम चीज़, देखो देखो सेम चीज़ बेटा। ये गुरु बीजाणु है, देखो पहले 2 है, देखो यही डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना होगा। देखो 2 केंद्रक, फिर 4, और फिर देखो बेटा 8, वही चीज़ यहाँ बना हुआ है। और ये फिर ऐसा बन जाता है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ, अब ये बताने वाला हूँ, ठीक है। अब सुनो, हो गया। अब देखो आगे,
अब ध्यान से देखना, अब गुरु बीजाणु ऐसा हो गया है, इसके अंदर 4 केंद्रक हैं। कोशिका बेटा कितनी है? एक ही है, केंद्रक 4 है। कोशिका एक है, केंद्रक 4 है बेटा। अब ये क्या करेगा? अब ये कोशिका बनाना शुरू करेगा। जी हाँ बच्चों, अब ये चारों, ये जो 8 केंद्रक है, इसके चारों तरफ कोशिका बनाएगा। अब देखो, तो यही क्या करेगा, अभी तक तो ये एक ही कोशिका और इसके पास 8 केंद्रक है ना, एक कोशिका है उसमें 8 केंद्रक है। अब ये क्या करेगा, इस केंद्रक के चारों तरफ कोशिका बनाना शुरू करेगा। तो अब ये कैसे बनाएगा देखना, ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ये कुछ ऐसा बनाएगा। इन चारों में से ध्यान से देखना, ये जो 4 केंद्रक हैं, चारों बेटा अगुणित केंद्रक हैं, एन ही है, चारों बेटा अगुणित है, याद रखना, एन 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 एन। बेटा चारों में से क्या होगा, एक एक बीच में आ जाएगा। एक एक केंद्रक कहां आएगा बेटा? बीच में आ जाएगा। एक एक केंद्रक बेटा बीच में आ जाएगा, ऐसे, कुछ ऐसे, एन एन एन, और एक बीच में आ जाएगा, 2 बीच में आ गए। और यहां देखो, एन एन एन, 8 केंद्रक है गुरु बीजाणु के अंदर। अब बच्चों इसमें कोशिका बनेगी, देखो एक कोशिका यहां बना रहा हूं, पहली कोशिका, कोशिका नंबर 1, कोशिका नंबर 2, इस केंद्र के पास 3 कोशिकाएं, 3 केंद्र के पास, और 3 कोशिकाएं यहां बन गई। और बेटा बीच में एक बड़ी कोशिका बन गई जिसमें 2 केंद्रक है। बीच में बेटा एक बड़ी कोशिका बनी है, ये बड़ी सी कोशिका है, देखो ये बड़ी कोशिका, ये पूरी एक कोशिका है, देखो यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक। बीच में बेटा एक बड़ी कोशिका है जिसमें कितने केंद्रक हैं? 2 केंद्रक हैं। तो जरा गिनो केंद्रक कितने हैं, केंद्रक कितने हैं बेटा, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोशिका कितनी है? 1 2 3 4 5 6, और ये एक ही कोशिका है, 7। तो एक 7 कोशिकी और 8 केंद्र की संरचना बनकर तैयार हो गई है। वही गुरु बीजाणु क्या बन गया है? ऐसी संरचना मान लिया है। और इस संरचना क्या कहते हैं? यही है बेटा वो मादा युग्मकोद्भिद। ये क्या है बेटा? ये है वो मादा युग्मकोद्भिद, इसको कहते हैं बेटा मादा युग्मकोद्भिद। अब सबका एक एक नाम है, इनमें कोशिकाओं का एक नाम है, मादा युग्मकोद्भिद बनकर तैयार है। यहां से देखा, तो ये जो चीज आप देख रहे हो ये क्या है? ये है मादा युग्मकोद्भिद, ध्यान लिख रहा हूं। और इसका एक नाम होता है, ये वो संरचना जिसके अंदर मादा युग्मक है। दिखाता हूं कौन सा मादा युग्मक है। इसका नाम होता है बेटा भ्रूण कोश, इसको नाम देते हैं बेटा, जैसे उसको नाम दिया था परागकण, इसको कहते हैं बेटा भ्रूण कोश, इंग्लिश में कहते हैं बेटा एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक कहते हैं बेटा। इसमें टोटल 7 कोशिका और 8 केंद्रक है। इसमें क्या है बेटा? 7 कोशिका 8 केंद्रक। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, कम से कम 4 बार पूछा हुआ है कि एक 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना का डायग्राम बनाइए। तो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा डायग्राम, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाना है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाना है बेटा। अब इसमें है क्या? इसमें जो 7 कोशिका है उनका नाम आपको याद होना चाहिए। ये जो ऊपर की 3 कोशिका हैं इन्हें कहते हैं बेटा प्रतिव्यासंत कोशिका। प्रतिव्यासंत। ये जो बीच की कोशिका इसे कहते हैं सेंट्रल सेल, यानी मध्य कोशिका। और यहां पे जो 3 कोशिका नीचे हैं इनमें से जो साइड साइड की कोशिका बेटा इन्हें कहते हैं सहायक कोशिका, इसे कहते हैं बेटा सहायक कोशिका। और बीच की कोशिका बेटा ये है मादा युग्मक, ये है अंड कोशिका, यही है मादा युग्मक बेटा, एक ही मादा युग्मक है बेटा। ये बीच की कोशिका कहते हैं अंड कोशिका। और यही है बेटा मादा युग्मक।
मादा युग्मक। बेटा इन सहायक कोशिका से उंगली के समान संरचना बाहर आती है, ऐसे सहायक कोशिका से। इस संरचना को कहते हैं बेटा तंतुरूप समुच्चय। इसका बेटा इंग्लिश में भी बताऊंगा, जगह नहीं है, सबके इंग्लिश बता रहा हूं, तंतुरूप समुच्चय कहते हैं, तंतुरूप समुच्चय कहते हैं। बेटा एक मादा युग्मक है। तो युग्मकोद्भिद क्या होता है? जिसके अंदर युग्मक होता है उसे हम युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो ये मादा युग्मकोद्भिद है बेटा, जिसके अंदर ये अंड कोशिका क्या है? एक मादा युग्मक है। और बाकी ये सहायक कोशिका, इनका काम अलग अलग बेटा हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये बन के तैयार हो गया क्या बेटा? इंग्लिश बेटा यहाँ पे जगह नहीं, भी लिख दूंगा, लिख रहा हूँ बेटा, लिख दूंगा, मैं कह रहा हूँ ना लिखूंगा, परेशान मत हो। इसको एंटीपोडल कहते हैं, इसको सेंट्रल सेल कहते हैं, इसको फिलिपॉम ऑपरेटस कहते हैं, इसको सिनर्जिड कहते हैं बेटा, सबको लिखूंगा। यहाँ जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बेटा, लिखूंगा, काहे परेशान हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ गए, ये समझ गए इसको। अब मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करता हूँ, ठीक है। इसको वीडियो को समझते हैं, ध्यान रखना। मैं आपको एक वीडियो प्ले करता हूँ, फिर समझते हैं। बेटा एक फूल दिख रहा है, ये फूल दिख रहा है सबको, ये इसका नर और मादा भाग है। चल भाई स्टार्ट हो जा, देखना। ये क्या है बच्चों? ये है ओवरी, यानी कि ये क्या है बेटा? एक यहाँ पे ओवरी, यानी कि आप समझ रहे हो अंडाशय है। मैं हट जाऊँ, जहां मुझे रोकना होगा रोकूंगा। तो ये बेटा इसका स्त्री केसर, हरा वाला स्त्री केसर है, हटाते हैं। कार्पेल लिखा बेटा, कार्पेल मतलब स्त्री केसर होता है, आप जानते हो, ध्यान से देखना। अब इस स्त्री केसर में देखो, ये क्या है बेटा? ओवरी यानी अंडाशय है। वो फूला हुआ भाग नीचे वाला अंडाशय, ध्यान से देखना, अंडाशय। ये स्टाइल यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिका। और ये क्या है? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, ठीक। थोड़ा 3D वीडियो है, वर्तिकाग्र, ध्यान से। अब इसको हम काटेंगे, ध्यान से। चलते हैं बेटा अंडाशय के अंदर। अगर हम अंडाशय के अंदर जाते हैं, वर्तिका से होते हुए जा रहा है बेटा, देखो वर्तिका से होते हुए अंडाशय के अंदर जाते हैं। थोड़ा धीरे चलेगा वीडियो, पर ध्यान से देखना, समझना। ये है बेटा, इसके अंदर एक से अधिक बीजांड दिखा रहा है। मैंने कहा था ना एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही हो। तो इसमें एक से अधिक दिखाया हुआ है। तो बेटा ये है क्या? ये देखो ढेर सारे बीजांड लगे हुए लाइन से, 4-5 लगे, सब उल्टे हैं बेटा, एनाट्रोपस। मेगास्पोरेंजिया यानी कि भाई बीजांड, ओव्यूल, 1 2 3 4, सबके सब क्या है? ठीक है। ये देखो बीजांड द्वार, बीजांड द्वार है। अध्यावरण बेटा, इसके चारों तरफ अध्यावरण है, बीजांड द्वार, ओव्यूल, ये निभाग, उल्टा है ना, निभाग, बीजांड द्वार, बीजांड वृंत, ये जो दिख रहा है बेटा बीजांड वृंत, जहां पे ये देखो, ठीक। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसने किया बेटा देखो, अर्धसूत्री विभाजन 2, फिर 4 कोशिका, 4 बन गए। अर्धसूत्री विभाजन से कितने बने? 4 गुरु बीजाणु बनकर तैयार, 4 गुरु बीजाणु बनकर तैयार, 1 2 3 4। अब देखना 4 में से 3 खत्म, ध्यान से देखना, 4 गुरु बीजाणु बने, मेगास्पोर सेल लिखा हुआ है। 4 में से 3 देखो खत्म हो रहे हैं, खत्म, बचा एक क्रियाशील गुरु बीजाणु, बचा एक क्रियाशील गुरु बीजाणु। ध्यान से देखना, ये क्रियाशील गुरु बीजाणु क्या करेगा? अब ये करेगा केंद्रक विभाजन, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, 3 बार समसूत्री विभाजन, 8 केंद्रक बन गए। 2 बीच में आएंगे, जैसे मैंने अभी बताया, 3 बेटा यहां बन गए। अब देखो 3 कोशिका नीचे, 3 कोशिका ऊपर और 2 बीच में, बन के तैयार। ये बेटा एग सेल यानी कि अंडाणु, देखो 3 सिनर्जिड, अंड कोशिका। ये मध्य में जो 2 केंद्रक थे, सेंट्रल सेल, मध्य कोशिका। और ऊपर बेटा एंटीपोडल यानी कि प्रतिव्यासांत कोशिका, एंटीपोडल प्रतिव्यासांत। आया समझ में? आया समझ बबुआ? अब समझ में आ गया है? जितना बताया बेटा सबको समझ में आ गया। ये बनके तैयार हो गया। अब बेटा इसके ही पार्ट्स हैं, लेकिन इसके पार्ट्स बताने के लिए समय नहीं बचा हुआ है, तो इसको बेटा अगली क्लास में देख पाएंगे, ठीक है। इसके पार्ट्स को हम अगले समय पे ही दिखा पाएंगे, ठीक। अब ये कैसे बना, इसके पार्ट्स कैसे होते हैं बेटा, वो हम बाद देखेंगे। ये लिखा बेटा क्रियात्मक गुरु बीजाणु केंद्रक सूत्री विभाजन से 2 केंद्रक बनाता है, उसके बाद बेटा 4 बनाता है, उसके बाद 8 बनाता है, वही लिखा है बेटा, ठीक है। इसको छोड़ देता हूँ, ये डायग्राम अपना बनाइएगा, जो मैंने बनाया था वो बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर बेटा, कल के आंसर का क्वेश्चन का आंसर है। आंसर बहुत छोटे बेटा सामने लिख दिया हूँ, ठीक है।
बीजांड की स्त्री कैसे किस भाग में रहता है? अंडाशय में। बीजांड का नामांकित चित्र बनाया बेटा, तो इसका कोई आंसर नहीं, इसको तो आप बनाएंगे, मैं यहाँ बनाऊंगा नहीं। अधारण का कार्य क्या होता है? बीजांड की सुरक्षा करना और बीजाणु का निर्माण, आगे देखेंगे। एनाट्रोपस बीजांड किस प्रकार का होता है? उल्टा होता है। किस संरचना से बीजांड अंडाशय जुड़ा रहता है? अपरा के द्वारा। अपरा के द्वारा बेटा बताओगे, बीजांड वृंत के द्वारा नहीं, अपरा के द्वारा। आज का क्वेश्चन बेटा क्या है? मादा युग्मकोद्भिद क्या है? उसका नाम बताओ। भ्रूणकोश होता है। कितने समसूत्री विभाजन के बाद एक भ्रूणकोश का निर्माण होता है? अभी मैंने बताया 3। निभाग की ओर उपस्थित भ्रूणकोश की कोश को क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं प्रतिव्यासंत। तंतुरूप समुच्चय का कार्य क्या है? अभी नहीं पढ़ा है बेटा, पर कोशिश करना, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं बेटा। आज हमने देख लिया गुरु बीजाणु जनन, यानी मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। अभी भ्रूणकोश पढ़ाना बचा हुआ है, पर वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट बेटा कल पक्का है, कंफर्म तुम्हारा होगा, ठीक है। बाकी बच्चों ये टेस्ट देते रहिए प्रैक्टिकल। आशा करता हूँ को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता बेटा तो वीडियो दोबारा देखो, चीज़ों को समझो, 2x पर देखो, वीडियो देखो, हर चीज़ करना बेटा, कोशिश करो, ठीक है। बाकी मिलते बेटा अगली क्लास में। ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, मोटिवेटेड रहिए। आपका दिन शुभ बेटा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।